ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। अब चलते हैं हम ब्लड की तरफ। ब्लड ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? रक्त, लहू, खून, है ना। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या पढ़ना है आज। ब्लड के बारे में, यानी रक्त के बारे में। ठीक है, रक्त के बारे में। देखो हमको पता है कि हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होते रहता है ना। ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। तो ब्लड सर्कुलेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? इसका कंसेप्ट ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का कंसेप्ट दिया था ये जो महाशय है ना, ये इनका नाम है डॉक्टर विलियम हार्वे। इनका नाम क्या है? डॉक्टर विलियम हार्वे। तो अगर पूछेगा कि ब्लड सर्कुलेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? डॉक्टर विलियम हार्वे। ठीक है, डॉक्टर विलियम हार्वे, डॉक्टर विलियम हार्वे। क्लियर है? अब हम ब्लड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले रहे हैं। बेसिक जानकारी जैसे कि ब्लड हमारे पैर से लेकर के हमारे सर तक हर जगह फ्लो करता है, तो हम कह सकते हैं ब्लड हमारे बॉडी को कनेक्ट करता है। तो ब्लड एक तरीके का कनेक्टिंग टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। जब मैं मसल्स वगैरह पढ़ा रहा था टिश्यू के बारे में तो समझाया था ब्लड क्या है, एक तरीके का कनेक्टिंग टिश्यू है। तो ये क्या है? लिक्विड कनेक्टिंग कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है? स्टडी, ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है? तो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी। ठीक है, सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी, सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी। ठीक है। अच्छा, जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है? एसिडिक होता है या बेसिक होता है? ब्लड का नेचर क्या होता है? नेचर, तो ब्लड का नेचर होता है बेसिक, बेस होता है ये। इसका पीएच कितना होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? लगभग 7.3 से 7.4 के बीच में होता है। ठीक है, अगर 7 रहता है तो क्या होता है? न्यूट्रल, जैसे पानी न्यूट्रल है। 7 से कम होता है तो एसिडिक, और 7 से ज्यादा तो बेसिक इन नेचर होता है। तो ब्लड का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। ब्लड क्या है? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी स्टडी क्या कहलाती है? हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी। ब्लड सर्कुलेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे ने। अच्छा, ये जो ब्लड है, ब्लड बनता कहाँ है? ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी में? प्रोडक्शन, देखो ब्लड का प्रोडक्शन, अगर कोई यंग है, यंग आदमी है, तो उसके बोन मैरो में, कहाँ? बोन मैरो। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा, हड्डियों के बीच में, है ना, हड्डियों के बीच में। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे की हड्डियां तो पूरी तरीके से जुड़ी नहीं रहती हैं, तो उनके बोन मैरो में क्या ब्लड बन पाएगा? नहीं। तो छोटे बच्चों के लीवर में एक होता है मेसोडर्म, जो स्मॉल चाइल्ड किड होते हैं, स्मॉल किड, उनके लीवर, लीवर में क्या होता है? मेसोडर्म, मेसोडर्म। ये ब्लड का प्रोडक्शन करता है, ब्लड का प्रोडक्शन करता है। तो ब्लड का प्रोडक्शन, अगर कोई नौजवान है तो नौजवान के कहाँ होगा? बोन मैरो में। बूढ़ा है, बोन मैरो में। 10 साल का बच्चा है, बोन मैरो में। लेकिन जो छोटा छोटा अभी बच्चा पैदा हुआ है, जिसकी पूरी हड्डियां अच्छे से जुड़ी भी नहीं है, उसके लीवर के मेसोडर्म में, लीवर के मेसोडर्म में।
लीवर के मेसोडर्म में, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो ब्लड प्रोड्यूस होता है, बनता है, या जो ब्लड हमारे बॉडी में खराब हो जाते हैं, जो ब्लड सेल्स मर जाते हैं, उनको स्टोर कहाँ किया जाता है? क्या हार्ट में ब्लड स्टोरेज होता है? नहीं भाई, अगर हार्ट में ब्लड स्टोरेज हो जाएगा तो हम हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। हमारे कोरोनरी साइनस जो है ब्लॉक हो जाएगी, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, स्टोर नहीं होता है, वो हमेशा पंप होते रहता है हार्ट से। तो ब्लड का जो स्टोरेज होता है वो हमारी बॉडी में, हमारे राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो, सॉरी लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा ये होता है, पेट होता है ना, स्टमक, स्टमक के नीचे ही एक पाया जाता है ऑर्गन, इसको हम कहते हैं स्प्लीन, पीला स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन दिखाऊं? देखो ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं? पीला, ठीक है, स्प्लीन। इसी स्प्लीन में जो भी ब्लड बनता है वो आता है स्टोरेज के लिए, ठीक है, स्टोरेज के लिए। और इसी स्प्लीन में जो खराब ब्लड होता है, उस खराब ब्लड को स्प्लीन के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है, कंज्यूम कर लिया जाता है। इसलिए इसी स्प्लीन को ब्लड का ग्रेव यार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ ब्लड। क्योंकि ब्लड यहाँ स्टोर होता है, इसलिए इसी स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक, तो समझ में आया? हाँ, जो हमारे जो आरबीसी वगैरह होते हैं, अगर वो खराब हो जाते हैं तो उन्हें आकर के सेपरेट करने का काम कौन करेगा? स्प्लीन करेगा, स्प्लीन। तो इसलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ ब्लड कहा जाता है। और क्योंकि ये आरबीसी आकर के यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकते हैं ताकि खराब ब्लड को छाटा जा सके, इसलिए इसे स्टोरेज या ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, चलो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ब्लड अभी बोन मैरो में बना, स्प्लीन में जाके स्टोर हुआ, और जो खराब ब्लड थे उन्हें छांट दिया गया, तो ये ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है पूरी बॉडी में? हार्ट करता है ना। कौन सा नंबर हो जाएगा? पंप। ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? तो करेगा हार्ट, हार्ट। अच्छा बताओ, हार्ट का कौन सा चेंबर करेगा? हार्ट का कौन सा चेंबर करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी कल ही तो हम लोगों ने मतलब पढ़ा है पूरा पिछले लेक्चर में, है ना। अच्छा तो एक बात बताओ, एवरेज जो मेल होते हैं, मेल की बॉडी में एवरेजली कितने लीटर ब्लड पाए जाते हैं? एक मेल में एवरेजली 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, एवरेजली। हाँ, अगर हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा है तो 5-5.5 लीटर से ज्यादा भी पाया जाएगा, लेकिन एक एवरेज जो ब्लड होता है मेल के अंदर वो 5.5 लीटर पाया जाता है, 5.5 लीटर पाया जाता है। और वही अगर हम फीमेल की बात करें तो, फीमेल औरतों की, तो औरतों में एवरेज जो होता है वो 5 लीटर पाया जाता है, 5। यानी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ब्लड थोड़ा कम होता है, ठीक है, ब्लड थोड़ा क्या होता है? कम होता है। इतना क्लियर हुआ? ये हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली ब्लड की। क्या क्या हमने देखा? ब्लड सर्कुलेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? डॉक्टर विलियम हार्वे ने। ब्लड क्या है? एक तरीके का लिक्विड कनेक्टिंग या कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी स्टडी क्या कहलाती है? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। नेचर कैसा है इसका? बेस है। प्रोडक्शन कहाँ होता है? नौजवान में बोन मैरो में, और स्मॉल जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लीवर के मेसोडम में। स्टोरेज कहाँ होता है? स्प्लीन में। स्प्लीन को और क्या कहते हैं? ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड, ठीक है। उसके बाद पंप कौन करता है? हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल। मेल में कितना? 5.5 लीटर, और फीमेल में
5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर। इतना क्लियर हो गया? अब चलो हम लोग समझते हैं ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बनता है ना? जो ब्लड हमें दिखाई देता है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। इस पर आऊं उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, चाय पिया है? टी। तो चाय, मैं दूध वाली चाय की बात कर रहा हूँ, दूध वाली चाय किन किन चीजों से मिलकर बनती है? एक तो होगा मिल्क, ठीक है, मिल्क दूध वाली है तो दूध तो डालेंगे ही, चलो ठीक है, पानी भी हो गया, वाटर भी ले लेते हैं, वाटर। और क्या डालेंगे? इसमें डालेंगे चाय पत्ती, टी लीफ, ना, टी लीफ, चाय पत्ती, उसके बाद शुगर, शुगर, ठीक है। अमूमन नॉर्मली इतना तो पड़ता ही पड़ता है, बाकी तुमको उसमें मसाला ऐड करना है, जो ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो, जो है दालचीनी डाल दो, इलायची डाल दो, लौंग डाल दो, जो डालना है डाल दो। तुमको मसाला चाय बनानी है मसाला चाय बनाओ, बट एवरेजली हमें ये देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसमें जो मिल्क है, वाटर है, ये कैसा पार्ट है? ये है लिक्विड पार्ट। और जो टी लीफ है और शुगर है, ये कैसा पार्ट है? ये है सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, ओके। अब देखो इसी तरीके से जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड में भी हमें दो पोर्शन देखने को मिलते हैं, एक लिक्विड पोर्शन और एक सॉलिड पोर्शन। कितने पोर्शन देखने को मिलते हैं? दो पोर्शन। कौन सा? एक लिक्विड पोर्शन और एक सॉलिड पोर्शन। जो लिक्विड पोर्शन होता है ना, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। लिक्विड वाले भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा, प्लाज्मा। और जो सॉलिड वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं काप्सल्स। क्या कहते हैं? काप्सल्स। काप्सल्स को हिंदी में कहते हैं रुधिराणु, रुधिराणु, ठीक है, रुधिराणु। समझ में आया? तो लिक्विड वाला पोर्शन क्या है? प्लाज्मा है, और सॉलिड वाला पोर्शन काप्सल्स है। अच्छा बताओ, ये जो चाय था, चाय में लिक्विड वाला पोर्शन ज्यादा होता है या सॉलिड वाला पोर्शन? जाहिर सी बात है, दूध ज्यादा होता है और जो शुगर होता है वो कम होता है, चाय की पत्ती कम होती है। तो इसी तरीके से ब्लड में जो लिक्विड वाला पोर्शन है, जो प्लाज्मा है, वो पूरे ब्लड का 60% पाया जाता है, और काप्सल्स कितना होगा? 40%। अब कहीं कहीं किताबों में इसे 55% दे देगा और उसे 45% दे देगा। समझा? तो हमें यही याद रखना है अभी फिलहाल के लिए, 60% और 40%। ठीक है, ओके। तो प्लाज्मा कितना पाया जाएगा? पूरे ब्लड का 60% और काप्सल्स 40%। पहले बताओ, ब्लड ब्लड में कितनी चीजें मिली होती हैं? दो चीजें। कौन कौन सी? एक लिक्विड पोर्शन जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, लिक्विड पोर्शन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और सॉलिड पोर्शन को काप्सल्स। लिक्विड पोर्शन को प्लाज्मा और सॉलिड पोर्शन को काप्सल्स। ठीक है, काप्सल्स। इतना क्लियर है क्या? ओके। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि अच्छा प्लाज्मा में क्या क्या होता है, काप्सल्स में क्या क्या होता है। ठीक है, चलो देखो मैं पहले यहाँ पर वापस से ऊपर लिख देता हूँ। ब्लड, ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो से। एक है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा है काप्सल्स, है ना, काप्सल्स यानी रुधिराणु। चलो तो देखो, ये जो प्लाज्मा कितना परसेंट है? अच्छा प्लाज्मा, प्लाज्मा है भैया 60% पूरे ब्लड का, और काप्सल्स है 40% पूरे ब्लड। अब देखो, ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर हमें देखने को मिलता है पानी, क्योंकि लिक्विड पार्ट है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो इसमें क्या मिलेगा? वाटर, वाटर।
और क्या देखने को मिलेंगे, तो हमें इसमें देखने को मिलेंगे कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स होते हैं वो वाटर की अपेक्षा थोड़े से कैसे होते हैं, पार्टिकल साइज में होते हैं, हल्के हल्के पार्टिकल होते हैं। लेकिन वाटर की मात्रा इसमें 90% होती है और 10% क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो बताओ, जैसे अगर मैं एक ग्लास पानी लूं और उसमें 1 चम्मच नमक घोल दूं, तो किसकी मात्रा हमें ज्यादा लगेगी? वो पानी क्या एकदम पूरी तरीके से लगेगा, नमक की तरह हो गया है, एकदम हार्ड थक्का थक्का पार्टिकल्स में दिखेंगे, या पानी पानी की तरह दिखेगा? पानी पानी की तरह दिखेगा, है ना? हाँ, उसी तरीके से जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में प्रोटीन ये पार्टिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम होती है, 10% ही होती है, जबकि इस प्लाज्मा में वाटर जो होता है वो 90% होता है। इसलिए ओवरऑल जो प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो देखो, इस प्रोटीन में 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके। कौन कौन से भाई? एक होता है जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजेन, 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 ठीक है। प्रोटीन में कौन कौन से 3 प्रोटीन है? एंटीबॉडी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। एंटीबॉडी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। देखो, ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन है, ये दोनों खून को ना जमाने का काम करते हैं, यानी गाढ़ा करने का काम करते हैं। गाढ़ा को बायोलॉजिकल टर्म में कहा जाता है कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट यानी गाढ़ा। तो अगर पूछेगा कोई कि भाई खून को गाढ़ा करने का काम कौन कौन से प्रोटीन करते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। इतना क्लियर हुआ? ओके, बताओ ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना है? तो कौन कौन से? लिक्विड भाग प्लाज्मा, और पार्टिकल भाग जो है सॉलिड पोर्शन कैप्सल्स, सॉलिड पोर्शन कैप्सल्स। प्लाज्मा में सबसे अधिक अमाउंट में क्या होता है जो उसे लिक्विड बनाता है? तो पानी 90% और 10% प्रोटीन। कितने प्रोटीन्स? 3 तरीके के। कौन कौन से? एंटीबॉडी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, एंटीबॉडी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजीन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं? खून को गाढ़ा बनाने का काम करते हैं, ठीक है, खून को गाढ़ा बनाने का काम करते हैं। इतना क्लियर है? हमारा खून अगर जैसे ऐसे हाथ में ले लो और थोड़े टाइम तक रख दो, जैसे ये बकरा देखा है, जब बकरे को काट देते हैं और उसके ब्लड को एक थाली में इकट्ठा कर लेते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो थाली में जम जाता है ना, ब्लड। तो ब्लड जमता किसकी वजह से है? इसी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन की वजह से, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन की वजह से। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम कैप्सल्स में देखते हैं, कैप्सल्स में क्या क्या पाया जाएगा, सॉलिड पार्टिकल कौन कौन से हैं। तो देखो, सॉलिड पार्टिकल्स कैप्सल्स में हमें देखने को मिलेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, है ना। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरता है, सुना होगा। हाँ। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं? पार्टिकल फॉर्मेट में होते हैं। क्या इसमें पानी दिख रहा है कि ये लिक्विड फॉर्म हो जाएगा? नहीं। आरबीसी भी पार्टिकल फॉर्मेट में है, डब्ल्यूबीसी भी पार्टिकल फॉर्मेट में है और प्लेटलेट भी पार्टिकल फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। आरबीसी का तो शेप देखना है तो देख लो, जैसे ये आरबीसी जो होता है लाल कलर का, इसका शेप कैसा होता है? सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर, थोड़ा सा चपटा हुआ रहता है। ये आरबीसी है, समझा? चलो पहले हम इसको समझते हैं आराम से। बताओ, प्लाज्मा में हमने क्या क्या देख लिया? वाटर और प्रोटीन। प्रोटीन में 3 तरीके के, एंटीबॉडी, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजीन। जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजीन है, ये ब्लड को गाढ़ा करने का काम करते हैं। और कैप्सल्स में हमें आरबीसी,
WBC और प्लेटलेट्स देखने को मिले, प्लेटलेट्स देखने को मिले। ये सब मिला करके प्लाज्मा और कैप्सूल्स मिला करके क्या बनता है? ब्लड बनता है। समझ में आया? प्लाज्मा और कैप्सूल्स मिला करके बनता है ब्लड। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा का जो कलर होता है, यहाँ कलर, ये हल्का सा कलर जो होता है ये पेल येलो होता है। पेल येलो मतलब हल्का येलो कलर का होता है, हल्का येलो कलर का। अगर इसी प्लाज्मा में से ना ये जो खून को गाढ़ा बनाने वाले प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, इनको अगर सेपरेट कर दिया जाए तो ये बन जाता है सीरम। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी नहीं जी, सीरम जो लोगों को चढ़ाया जाता था कोरोना के टाइम पीरियड में, है ना, सीरम। इस सीरम में हमें एंटीबॉडी देखने को मिलेगा, ठीक है, एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ क्या, प्लाज्मा में से क्या अलग कर दिया जाएगा? नाम चेंज हो जाता है। अगर प्लाज्मा कब कहेंगे? जब उसमें पानी है और प्रोटीन में भी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन है। लेकिन अब इसी प्लाज्मा में से हम अगर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन को निकाल देते हैं तब उसका नाम हो जाएगा सीरम। समझ में आया? तो इसको निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। अभी मैं दिखाऊंगा सब। सेंट्रीफ्यूज मशीन वो क्या करता है? ब्लड को ले जाता है ऐसे और उस मशीन में डाल देता है और वो मशीन गोल 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 घूमती है। इसकी वजह से ये जो पार्टिकल होते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ये नीचे की साइड बैठ जाएंगे और ऊपर जो लिक्विड पोर्शन है वाटर और एंटीबॉडी ऊपर बच जाएगा। तो जो सीरम होगा वो इस पेल येलो से थोड़ा और कम येलो हो जाएगा। समझा? तो प्लाज्मा और सीरम में सिर्फ इतना ही फर्क है भाई, प्लाज्मा जब कहेंगे तो उसमें हमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन सीरम में हमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन देखने को नहीं मिलते हैं। इतना क्लियर है? चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो भाई, ये हमारा होता है ब्लड। क्या है ये? पूरा का पूरा ब्लड। मैंने बताया कि ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो ये प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा। उसके बाद आरबीसी में डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट, ठीक है, समझा? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये वाला सेक्शन हो गया। और ये प्लाज्मा में देखो, प्लाज्मा में क्या देखेगा? वाटर और प्रोटीन्स। बताओ कौन कौन से प्रोटीन होंगे? ए बी प्रोटीन है, ए बी प्रोटीन है, ए बी प्रोटीन है। 3 प्रोटीन मैंने बताया कौन कौन से? एंटीबॉडी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। एंटीबॉडी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है, एंटीबॉडी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। देखो अब जैसे कि जब मैं ये आरबीसी, प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करूं तो इसमें देख लो, इनका स्ट्रक्चर देख लो थोड़ा सा। देखो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? अभी हम आरबीसी वगैरह के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये सर्कुलर होते हैं, ठीक है, साइज में बड़े होते हैं। प्लेटलेट का कोई साइज नहीं होता है, इर्रेगुलर शेप में होते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स भी इर्रेगुलर शेप में ही होते हैं, इनका भी लगभग कोई साइज नहीं होता है। ये क्या होते हैं? जैसे कि ब्लड के अंदर से कहीं पर भी ऐसे ऐसे घुस करके किधर से भी निकल जाएंगे, ठीक है, इनका भी कोई रेगुलर साइज नहीं होता है। साइज अगर कुछ पूछता है तो आरबीसी का ही पूछता है। समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, तो मैंने बताया कि भाई ये जो प्लाज्मा है, अगर इस प्लाज्मा में से मैं ये प्रोटीन निकाल लूं, प्रोटीन में से कौन कौन से? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सीरम। तो देखो सीरम वर्सेस प्लाज्मा में क्या है? सीरम इज नथिंग बट प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग मतलब जमाना, और क्लोटिंग फैक्टर में क्या रहता है? वही प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। उसको निकाल दो तो क्या बन जाता है? सीरम। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ दिखाया, इसका कलर कैसा है? थोड़ा सा पीला है ना, पीला कलर है। और उसके बाद इसका कलर देखेंगे तो और हल्का पीला हो गया है, हल्का पीला हो गया है। तो इन क्लोटिंग फैक्टर्स को निकालने के लिए क्या किया जाता है? जब डॉक्टर्स अगर उनको सीरम को अलग करना होगा, ब्लड से अगर सीरम को अलग करना होगा, तो वो इस तरीके की मशीन होती है
इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूज मशीन। इस मशीन में डाल देंगे और ये मशीन ऐसे गोल 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 घूमेगी, है ना। जैसे वो देखा है इडली, इडली बना, जो इडली का बैटर बनाता है वो मशीन गोल 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 घूमता है, ऐसे ही ये भी मशीन गोल 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 घूमती है। तो इसमें क्या हो गया, क्योंकि ये पूरा पूरा पानी है और ये जो फ्लोटिंग फैक्टर यानी प्रोटीन से वो थोड़े से भारी पार्टिकल होते हैं, गोल गोल घूमने की वजह से ये भारी पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो फ्लोटिंग पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर क्या बच जाएगा, सीरम। तो डॉक्टर उसे फिर एक्सट्रैक्ट कर लेगा। डॉक्टर उसे क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। बताओ, जो ब्लड ब्लड बनता है हमारी बॉडी में, वो कहाँ बनता है? बोन मैरो में। बच्चों में लिवर के मेसोडर्म में, लिवर के मेसोडर्म में। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, ब्लड कितने कितने चीजों से मिलकर बना है? प्लाज्मा क्या है, उसके बाद काप्सल्स क्या है, इन सब चीजों को क्या कहा जाता है भाई? काप्सल्स कहा जाता है। ठीक है, काप्सल्स, रुधिराणु, रुधिराणु, ठीक है, काप्सल्स कहा जाता है। ये सब सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर है? आगे चले? ठीक है, अब हमने ये कौन सा पोर्शन कंप्लीट किया? देखो, प्लाज्मा वाला तो मैंने सारा का सारा बता दिया कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। अब हम चलते हैं काप्सल्स वाले पर और इसमें समझते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, तो बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये चीज बता दूं कि जैसे ये जो मैंने इमेज लगाया था तो सोचा बता दूं, जैसे ये हो गया क्या, इसे अब प्लाज्मा रहेगा तो प्लाज्मा भी हल्का पीला होता है। ही नहीं है रे पागल, ये, अरे भाई सीरम है, सीरम या इस प्लाज्मा रख लो, प्लाज्मा, उसका कलर भी कैसा पीला ही होता है। तो उसको इस जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्लड में से, प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाए या सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाए, तो उसे इस तरीके की थैली में क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। जैसे हमारा ये ब्लड स्टोर होता है ना, ब्लड स्टोर होता है। बेवकूफ कहीं की बोल रही है घी है, घी नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलो हम लोग फिर काप्सल्स के ऊपर आते हैं और हम उसमें आरबीसी वगैरह है उसके बारे में समझते हैं। यहाँ लीजिए, काप्सल्स, रुधिराणु। रुधिराणु में हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, चलो आरबीसी के बारे में हम समझते हैं। आरबीसी यानी क्या कहेंगे इसको, मैं यहाँ लिख दूं, रेड ब्लड सेल, है ना, सेल। देखो ये भी क्या है, सेल है। तो जब मैं सेल पढ़ा रहा था, कोशिका पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि आरबीसी जो होते हैं उनके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है ना, न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। और ना ही इसमें हमें लाइसोसोम देखने को मिलेगा, है ना। लाइसोसोम क्या करता है, जो ब्लड सेल्स खराब हो जाते हैं उन्हें खाकर खत्म कर देता है। तो ये आरबीसी में हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए आरबीसी में जो सेल खराब हो जाते हैं उन्हें ले जाया जाता है स्प्लीन में, और स्प्लीन में उन्हें स्प्लीन खा करके खत्म कर देता है। समझा? तो पहली चीज तो क्या समझना है कि इसके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है और लाइसोसोम देखने को नहीं मिलता है, लाइसोसोम देखने को नहीं मिलता है। अब रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का जो टेक्निकल नाम है, क्या टेक्निकल नाम, टेक्निकल नेम, इसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये नाम याद रखना, इरिथ्रोसाइट। समझ में आया? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, टेक्निकल नाम समझ में आ गया। टेक्निकल नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। अच्छा, तो ये आरबीसी होते हैं
हमारे बॉडी में इनकी संख्या कितनी होती है, नंबर्स या अमाउंट, कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, ये होते हैं 5 मिलियन। कितने मिलियन। अब 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 5 मिलियन में कितने हो जाएंगे, 50 लाख। 50 लाख यानी हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स की संख्या कितनी होती है, 50 लाख। 50 लाख 5.5 लीटर ब्लड में 50 लाख क्या है, आरबीसी है। 50 लाख आरबीसी है। इसका अगर स्ट्रक्चर पूछेगा कैसा है स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर है सर्कुलर, दिखाया था मैंने, है ना, सर्कुलर। अच्छा, ये कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, जैसे कि एक बार आरबीसी बना हमारे बॉडी में, तो इनका लाइफ टाइम पीरियड क्या है। इस दुनिया में देखो कोई भी चीज इमॉर्टल नहीं है, कोई भी चीज अगर जन्म ले रही है, बन रही है, तो वो कभी न कभी मरेगी, उसका अंत निश्चित है। इसी तरीके से जब हमारा आरबीसी जब प्रोड्यूस होता है, तो उसकी भी एक लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम क्या है इसका, लाइफ टाइम ये 120 दिन तक जिंदा रहता है। कितने दिन तक, 120 दिन। आरबीसी का लाइफ टाइम कितना है, 120 दिन। 120 दिन अगर इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 महीना, है ना, 4 मंथ। लगभग अगर हम हर 4 महीने बाद ब्लड डोनेट करना चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आराम से 3 से 4 महीने में हमारा जो नया आरबीसी है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका लाइफ टाइम कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन, 120 दिन। अच्छा, जो मलेरिया होता है ना, चलो उसको बाद में बताऊंगा, अभी पहले समझो ये। दूसरी चीज, अच्छा इसमें पाया क्या जाता है, इसका जो कलर होता है, कलर वो रेड कैसे होता है, रेड कैसे होता है। तो रेड होने की जो वजह है, इसमें पाया जाता है आयरन, आयरन, आयरन। और अच्छा, आयरन से पहले मैं ये समझाऊं कि भाई जो आरबीसी होती है, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, है ना। आरबीसी में क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन, एचबी। और इस एचबी में पाया जाएगा आयरन, आयरन। और आयरन का कलर कैसा होता है, लाल होता है। आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो अगर हम कहें कि आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से या आयरन की वजह से, जो कहना है कह सकते हैं। आयरन को हम क्या लिखते हैं, Fe। तो ऑप्शन में अगर Hb दिया है हीमोग्लोबिन तो मार दो, Fe दिया है तो मार दो। समझ में आया? ओके। यही जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हमारे पूरे बॉडी में क्या लेकर जाता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। समझा, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। अभी समझाऊंगा थोड़ा सा, अगर आरबीसी वगैरह कम होता है तो क्या होता है, पहले ये बेसिक समझ लो। ठीक है, तो कलर रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो ब्लड होता है वो रेड ना होकर के कैसा होता है, व्हाइट होता है। किसी कॉकरोच को मारना और पच्चे से देखना, उसका ब्लड निकलेगा, वो व्हाइट कलर का होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो हीमोग्लोबिन है, आयरन है, हीमोग्लोबिन बोलो या आयरन है, ये हमारे बॉडी को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि हमारा बॉडी कठोर होगा या सॉफ्ट होगा, ये डिपेंड करेगा हीमोग्लोबिन के ऊपर, हीमोग्लोबिन के ऊपर। तो देखो एक मेल है, ठीक है, एक मेल है और एक है फीमेल, एक है फीमेल। ठीक है, फीमेल। तो फीमेल की बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, और मेल की बॉडी हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि जो मेल होते हैं, मेल के अंदर 100 ml ब्लड में लगभग 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितना? 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड। और वहीं अगर महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में 13 ml, 1 ml कम होता है। समझ में? 1 ml कम होता है।
100 ग्राम ब्लड अगर लिया जाए, 100 सॉरी मैंने इधर ml बोल दिया, 1 ग्राम कम होता है, 13 ग्राम। हीमोग्लोबिन किसमें मेजर किया जाएगा? ग्राम में, और 100 ml ब्लड में, ठीक है। महिलाओं में 1 ग्राम कम होता है एज कंपेयर टू मेल। तो जिसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन उसकी बॉडी उतना हार्ड। तो जो मेल होते हैं, मेल की बॉडी हार्ड होती है एज कंपेयर टू फीमेल, एज कंपेयर टू फीमेल। समझ आया इतना? अच्छा एक बात बताओ, जैसा मैंने कहा कि हमारा है आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी में हमने देखा कि इसमें है हीमोग्लोबिन भी। हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? कैरी करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ, हीमोग्लोबिन अगर रिड्यूस हुआ, तो हमारी बॉडी में क्या रिड्यूस हो जाएगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन रिड्यूस होगा तो हमारी बॉडी काम करना अच्छे से बंद कर देगी, मतलब अच्छे से काम नहीं करेगी। तो जब कभी भी किसी इंसान के अंदर ना, जब कहते हैं खून की कमी हो रही है, तो खून की कमी हो रही है इसका मतलब उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। और जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसे एक डिजीज हो जाएगा जिसको कहते हैं अनीमिया। अनीमिया यानी नींद न आना, नींद न आना। तो खून की कमी से होने वाले डिजीज को हम क्या कहते हैं? अनीमिया। अनीमिया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि भाई जब हमें, तुम 2-3 दिन तक सो के मत सो, और उसके बाद देखो तुम्हारी बॉडी कैसी थकी थकी सी लगती है, एकदम थकेले दिखोगे, समझा? तो जब नींद नहीं आती है तो हमारी बॉडी एकदम थकी थकी सी लगती है, हमें कमजोरी महसूस होने लगती है, लद लद गिरने लगते हैं, बेहोशी आने लगती है, समझा? तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से क्या होता है? अनीमिया नामक डिजीज होता है, हमें कमजोरी महसूस होती है, ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि जो हमारा हीमोग्लोबिन ये होता है, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, ये स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है हमारे स्प्लीन में, स्प्लीन में, ठीक है, स्प्लीन में। तो मलेरिया जब होता है ना, हमें मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया की कंडीशन में जो मलेरिया के ये होते हैं वायरस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो इसी स्प्लीन को खराब कर देते हैं, स्प्लीन को खराब कर देते हैं, समझा? स्प्लीन को खराब कर देते हैं या अफेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, समझा? लोगों की मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर स्प्लीन खराब हो जाएगा तो ब्लड स्प्लीन में स्टोर नहीं हो पाएगा, जो ब्लड में डेड सेल्स होंगे वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे, तो हमारी बॉडी धीरे 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 काम करना बंद कर देगी, हमें बुखार आने लगेगा, बुखार के साथ साथ ठंडी लगने लगेगी, पैर का जो निचला हिस्सा रहता है तालू, ये क्या होने लगेगा? ठंडा होने लगेगा। और अगर ऐसा काफी टाइम तक चलते रहा तो इंसान की मौत हो जाएगी। आज के टाइम पीरियड में भी हर साल लगभग 50 से 60 हजार लोगों की मौत हो जाती है मलेरिया की वजह से। मलेरिया को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये डिजीज वगैरह में पढ़ाऊंगा कि मलेरिया इसकी वजह से होता है, उसमें जो मच्छर होती है वो मेल होती है या फीमेल होती है, ठीक है। हाँ, तो इतना क्लियर हुआ। मलेरिया की सिचुएशन में जब मलेरिया होता है तो इसमें हमारा बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? स्प्लीन अफेक्ट हो जाता है, स्प्लीन अफेक्ट हो जाता है। और आरबीसी की कमी होगी तो हमें कौन सा डिजीज हो जाएगा? अनीमिया। आरबीसी की कमी होगी तो हमें अनीमिया। इसीलिए अगर स्टूडेंट लाइफ हो तो स्टूडेंट लाइफ में हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम ना हो, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है, कमजोरी लगेगी। बुक लेकर के बैठेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यार उसको थोड़ी देर बाद पढ़ लेता हूँ, नींद थोड़ी बहुत आलसपन आएगा, ना तो नींद पूरी होगी और ना ही पढ़ने में मन लगेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज के लिए हमने आरबीसी जितना था, रेड ब्लड सेल्स, इसको कंप्लीट कर लिया। बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट वगैरह है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर